तो स्वागत आप सभी का स्पेशल शो में। बस थोड़ी देर पहले ही संसद में संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अपना भाषण खत्म किया है, जिसमें पीएम ने 370 को जमीन में गाड़ने का बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने यूसीसी से लेकर इमरजेंसी तक पर बात की। पीएम मोदी की बड़ी बातें हम आपको सुनवाएंगे। उससे पहले प्रियंका गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, अभी ये सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, बोर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। और इसके बाद संसद से बाहर निकलते हुए अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार के जुमले गिना दिए। सुनिए। देखिए, बहुत लंबा भाषण था और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगी, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छीना है। और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। तो ये जो रिएक्शंस थे, चाहे वो प्रियंका गांधी को और अखिलेश यादव को हों, दरअसल ये रिएक्शंस थे प्रधानमंत्री मोदी जब संसद में संविधान पर चर्चा का जवाब देने के जो भाषण दिया उन्होंने उसका। तो भाषण में कहा क्या ऐसा नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं। और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था। उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी, लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। और दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। ये कौन सी व्यवस्था है? आदरणीय सभापति जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो संविधान के साथ क्या हुआ उसी की बात कर रहा हूं।
उस समय करने वाले पात्रों को लेकर किसी को परेशानी होती होगी, लेकिन बात संविधान की है। मेरे मन के और मेरे विचारों को मैं अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। हमने जो संविधान संशोधन किए हैं वो पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए किए और हमने एक उज्जवल भविष्य का रास्ता मजबूत करने के लिए किए हैं और समय बताएगा, समय की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि सत्ता स्वार्थ के लिए किया गया पाप नहीं है, हमने देश हित में किया हुआ पुण्य है। जब देश का विभाजन हुआ, महात्मा गांधी समेत देश के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पड़ोस के जो हमारे देश हैं, जहां जो माइनॉरिटीज है, वो जब भी संकट में आएगी तो उनकी चिंता ये देश करेगा। गांधी जी ने का वचन था, जो उनके नाम पर सत्ता पर चढ़ जाते थे उन्होंने तो पूरा नहीं किया, हमने सीएए ला करके उसको पूरा किया। वो कानून हमने लाया, हमने किया है और गर्व के साथ आज भी हम उसको ओन कर रहे हैं, मुंह नहीं छुपाते हैं, क्योंकि देश के संविधान की भावना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का हमने काम किया। संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत
श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। तो ये तो जवाब था प्रधानमंत्री मोदी का, जो संसद पर में संविधान पर बहस चल रही है कल 2 दिन से। लेकिन कल से लेकर अब तक हुआ क्या, और आज राहुल गांधी के किस तरह हमले आए, क्या अखिलेश यादव ने कहा, और क्यों बार बार इन नेताओं ने संभल का जिक्र किया। तो जोरदार बहस कल से जारी है संविधान के ऊपर संसद में, और 12 दिनों तक संसद का ये शीतकालीन सत्र बर्बाद होने के बाद 2 दिनों से सदन में थोड़ी गंभीर बातचीत शुरू हुई है। संविधान पर चर्चा चल रही है। 75 साल पूरा करने वाला हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र के केंद्र में है, उसका आधार है। लेकिन लोकतंत्र का एक और आधार है राजनीति। राजनीति ही तय करती है कि कौन लोकतंत्र में राज करेगा, और इसलिए सबसे ऊपर कुछ दिखता है तो वो राजनीति ही है। संविधान पर चर्चा के दौरान भी ये राजनीति और सियासत सबसे ऊपर दिखी। न सिर्फ ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नजर आई, बल्कि विपक्ष के भीतर भी संविधान की दुआएं दी गई। तो एक नजर में राजनीति ही थी। यहां हमारा इशारा है कि सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की राजनीति की ओर। भले ही संविधान के भीतर चर्चा संसद में चल रही हो, लेकिन चर्चा में ज्यादा संभल क्यों रहा, इस बात पर गौर फरमाना जरूरी है। संसद के भीतर संविधान के बहाने कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, संविधान पर हमले पर बात करते हुए जो उदाहरण पेश कर रही है, उनमें से ज्यादातर मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं। ये वही मुद्दे हैं जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सियासत को सूट करती है। लेकिन कांग्रेस बार बार संभल की घटना का जिक्र कर रही है। आज भी राहुल गांधी ने संसद में संभल पर खूब बोला। अब तो राहुल का साथ देने के लिए सदन में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। उन्होंने एक दिन पहले संभल, आगरा, उन्नाव सब जगह कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। हम आपको एक एक कर तीनों नेताओं के भाषण के वो अंश सुनाएंगे, लेकिन पहले कुछ सवालों को देखिए कि हम क्यों इस एंगल पर बात कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका दोनों ने क्यों संसद में भाषण में संभल को शामिल किया? क्या कांग्रेस यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन दोबारा हासिल करने की दरअसल कोशिश में है? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के रास्ते में आ रही है? क्या कांग्रेस योगी सरकार पर हमले कर अखिलेश के मुद्दे को छीनने की फिराक में है? और यह भी कि क्या कांग्रेस के स्टैंड से अखिलेश यादव की नाराजगी बढ़ सकती है? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि कांग्रेस के संभल पर बात करने से समाजवादी पार्टी नाराज दिख रही है। मगर जब भी मौका मिल रहा है, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने से चूक नहीं रही। आज भी राहुल गांधी ने संभल और हाथरस जैसे मुद्दे उठाकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, संविधान पर चर्चा सेशन में बोलते हुए राहुल गांधी ने मनुस्मृति तक का जिक्र कर दिया और यूपी में बीजेपी शासन को दलित विरोधी भी बताने की कोशिश की। सुनिए राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में?
ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। तो मनुस्मृति पर शुरुआत से ही देश में बड़ा विवाद रहा है, लेकिन हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसमें इसकी चर्चा हुई है। तो बहुत संक्षेप में हम 3 पॉइंट में ये भी बताते हैं। दलितों और महिलाओं के विरोध में लिखी बातें, महिला को पुरुषों के संरक्षण में रहने की सलाह जो मनुस्मृति की बातें हैं, और समाज में ब्राह्मणों के स्थान को सबसे ऊपर बताना। और इसी के आश्रय ये हमले राहुल गांधी के जो हो रहे हैं, या फिर जो मनुवाद की बातें होती रही है और इसके जरिए सियासत होती रही है। मगर संभल पर बोलते हुए जिस मनुस्मृति का जिक्र किया, उसके जरिए राहुल ने वीर सावरकर पर भी हमला बोला। राहुल ने वीर सावरकर को कोट करते हुए कहा कि मनुस्मृति एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो वेद पुराण के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय है। ये प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, हमारे विचार, परंपराओं का आधार रही है। यह किताब सदियों से हमारे देश की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को परिलक्षित करती रही है। फिर राहुल ने कहा कि ये शब्द हैं सावरकर के, लेकिन हम ये बात फिर साफ कर देते हैं कि ये दावा राहुल गांधी का है और हो सकता है कि उन्हें संसद में इसे सत्यापित करने के लिए भी कहा जाए। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर कहा कि सावरकर अपनी लेखनी में साफ साफ कह चुके हैं कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत को संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति से चलना चाहिए। उनके इस बयान पर बीजेपी के नेता उबल पड़े। पहले राहुल का बयान सुनिए और फिर बीजेपी का रिएक्शन भी देखिएगा। And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought, and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. और इसके बाद बीजेपी की जब बारी आई तो जैसे राहुल गांधी पर टूट पड़ी। निशिकांत दुबे से लेकर रविशंकर प्रसाद जैसे नेता राहुल को गंभीरता का पाठ पढ़ाने लगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि खुद इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को एक बार नहीं 3 बार सम्मानित किया था। मुझे मालूम है सावरकर के प्रति उनको बहुत परेशानी होती है। एक बार इस सदन में मैंने आग्रह करूंगा, एक बार इनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ले जाया जाए, जहां 11 साल सावरकर बंद थे। मैं 3 बार गया हूं उसमें, और जब भी गया हूं तो रोया हूं। उनको लिखने के लिए कलम तक नहीं मिलती थी और नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी ताकि दर्द हो और सावरकर डरे। ठीक है, आप अपने राजनीति के लिए जो कुछ भी बोलिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना त्याग किया, उनके भाई की मृत्यु अंडमान में हो गई, उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें। ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा। और फिर कहूंगा, ट्यूटर बदलना बहुत जरूरी है। ये ट्यूशन कहां से आ रहा है, ये बताना बहुत जरूरी है। मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं इस हाउस में। 1970 में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया। 1979 में इंदिरा गांधी ने 11,000 रुपए
रुपया अपने पर्सनल अकाउंट से सावरकर ट्रस्ट को दिया। 1983 में इंदिरा गांधी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और 1980 में उन्होंने लेटर लिखकर कहा कि सावरकर जैसा सपूत विरले कभी कभी पैदा होता है। इसीलिए कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे। ये जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकते और सावरकर के बारे में झूठ बोलना बंद करे और अपने दादी से माफी मांगे जाके। और इसके बाद फिर राहुल का एक दिलचस्प जवाब आया, इंदिरा गांधी से जुड़ा ही था। उन्होंने जब दावा किया कि इंदिरा गांधी से सावरकर को लेकर सवाल पूछे थे तो बीजेपी सांसद ठहाका लगाने लगे, क्योंकि राहुल की पैदाइश 1970 की है और इंदिरा गांधी की आकस्मिक मौत 1984 में हुई। यानी राहुल ने 14 सालों तक ही अपनी दादी को देखा। मगर राहुल ने बीजेपी के टोकने के बाद भी ये दावा किया। सुनिए। कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। तो इस तरीके से संविधान पर बहस आगे बढ़ती रही, लेकिन हम मनुस्मृति से आगे बढ़ते हैं और संभल के जरिए संसद में यूपी की सियासत की बात जारी रखते हैं, क्योंकि राहुल ही ने एक दिन पहले अखिलेश यादव ने भी संभल और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल किए थे और उसे भी संविधान में लिखी बातों से जोड़ा था। लेकिन आप पहले प्रियंका गांधी को सुनना चाहिए, जिससे आपके लिए ये समझना आसान होगा कि हम इस एंगल पर बात क्यों कर रहे हैं। गौर कीजिएगा कि प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद बनकर आई हैं, लेकिन उनकी जुबान पर यूपी के मुद्दे ज्यादा दिखे। ये आपको सुनाऊंगा। राहुल ने हाथरस की बात भी की और प्रियंका ने उन्नाव की बात की। आगरा और संभल का जिक्र योगी सरकार पर करके सवाल उठाए। ये सब कुछ ही पलों में।